तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्बार्क एडुकेयर के साथ केमिकल काइनेटिक्स का 24th लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आज के 24th लेक्चर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है अपना काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। ये क्या चीज़ आ गया भाई? पैरेलल रिएक्शन का हम लोग को काइनेटिक्स देखना है, मतलब पैरेलल रिएक्शन का काइनेटिक्स देखना है। मतलब पैरेलल रिएक्शन में हम लोग एक्चुअली डेरिवेशन करेंगे फार्मूलाज का, ठीक है। हम लोग चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग अभी काइनेटिक्स देख रहे हैं कौन से केमिकल रिएक्शन का? पैरेलल रिएक्शन का, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन का हम लोग काइनेटिक्स देखने वाले हैं। तो गौर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा ये बताओ। तो इस टॉपिक को देख के सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये पैरेलल रिएक्शन कौन से खेत के मूली का नाम है? सबसे पहला क्या क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में? ये पैरेलल रिएक्शन कौन से खेत के मूली का नाम है? हाँ बिल्कुल, हाँ, समांतर रिएक्शन। ये पैरेलल रिएक्शन कौन से खेत का, ये हम पूछ रहे। टॉपिक को देख करके सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन कि पैरेलल रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप यही सोचिएगा, ऐसे जैसे यहाँ सोच रही है ये। अब पता नहीं दीपा है क्या ये तो सबसे अच्छे से प्रिंस ही पहचानेगा। प्रिंस पहचानो रे, दीपा है क्या? हाँ तो देखो, तो ये मतलब जैसे सोच रहे हैं वैसे तो सब लोग सोच रहा होगा ये चीज़ का। पैरेलल रिएक्शन क्या आ गया? या नया रिएक्शन आ गया। ये रिएक्शन तो अभी देखे ही नहीं हम लोग। रिएक्शन का टाइप भी देख रहे थे तो उस रिएक्शन के टाइप में पैरेलल रिएक्शन कहीं तो था ही नहीं। रिएक्शन के टाइप में देखे थे वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। लेकिन याद करिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे लिखा हुआ था कि वहाँ पे लिखा हुआ था स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे 3 प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ये याद करिए, बता दें। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे 3 तरह का रिएक्शन था, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड रिएक्शन, थोड़ा स्लो रिएक्शन और थोड़ा मॉडरेट रिएक्शन, ये था। तो वो था अपना क्या कहते हैं 3 प्रकार का रिएक्शन। लेकिन ये अलग ही रिएक्शन लिखना, पैरेलल रिएक्शन, ये क्या है भाई? तो चलिए देखते हैं पैरेलल रिएक्शन क्या है। पैरेलल रिएक्शन, दीपा सोचते सोचते पहुंची अगले पेज पे। तो यहाँ मिल गया, देखो यहाँ पे केमिकल मतलब केमिस्ट्री के लैब में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। इधर रिएक्शन जुड़ रहा है कुछ कंपाउंड एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे पढ़ो गौर से, क्या लिखा हुआ? 2 और मोर रिएक्शंस, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाएं जो कि विच आर टेकिंग प्लेस सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रहा हो इन द सेम कंटेनर। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्शन जो कि हो रहा हो एक साथ, सिमिल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा हो एक ही कंटेनर में, ठीक है। 2 या 2 से अधिक रिएक्शन जो एक साथ एक ही कंटेनर में हो रहा हो। और एक ये मतलब इतना ही काफ़ी नहीं था। जैसे कि एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में 2 या 2 से अधिक रिएक्शन का संख्या बता रहा, 2 या 2 से अधिक रिएक्शन जो कि एक ही साथ एक ही कंटेनर में हो रहा है। अब बाय यूजिंग सेम रिएक्टेंट, ये रे ये क्या कह दिया? गौर से देखो ये क्या कह दिया यहाँ पे क्या? बाय यूजिंग सेम रिएक्टेंट, मतलब एक ही अभिक्रिया का यूज करके। जैसे कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कुछ और भी बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कुछ और भी बना रहा है। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर के 2 अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये तो बात वो वाला हो गया जैसे कि एक ही, मतलब एक बार तैयारी कर रहा है बच्चा, एक ही बार में 2-3 एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वैसे बात हो गया। मतलब एक साथ 2-3 चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही जो है ना, मतलब जो अपना अभिकारक होगा, एक ही अभिकारक 2-3 को रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, 2-3 को रिएक्शन में भाग ले रहा होगा, ठीक है। एक ही, मतलब वही जो होगा रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा है यहाँ पे? वही रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट एक साथ एक ही कंटेनर में 2 से अधिक रिएक्शन, 2 या 2 से अधिक रिएक्शन कर रहा है। और अलग अलग पाथ से, डिफरेंट पाथ लिखा है, अलग अलग पाथ से। ऑब्वियस बात है कि जो भाई मतलब अलग अलग पाथ से ही अथी होगा, रिएक्शन होगा। कहने का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ जैसे कि तुमको एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, एक ही इंसान एक साथ 4 को प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम का, तो अलग अलग मॉड्यूल से तैयारी करेगा ना, मतलब उसके लिए अलग से, जैसे कि स्पेशली उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हो थोड़ा सा। जैसे कि जेई का हो गया, बोर्ड का हुआ, दोनों एक साथ प्रिपरेशन कर रहा है तुम लोग। लेकिन बोर्ड के लिए थोड़ा स्पेशली तुमको अलग तैयारी करना होगा और जेई के लिए अलग तैयारी करना होगा। जेई में तुमको बताया थे कि क्वालिटी के बारे में सोचना होगा और बोर्ड में क्वांटिटी के बारे में सोचना होगा। तो अलग अलग तो मेहनत करना हो। तो डिफरेंट पाथ हुआ कि नहीं? तो वही डिफरेंट पाथ से यहाँ पे रिएक्शन भी होगा। वो पाथ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग मेनली कहते हैं पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। तो पैरेलल रिएक्शन अपना क्लियर। अब देखो हम एक ही कंटेनर में कैसे रिएक्शन हो रहा है 2 या 2 से अधिक। जैसे कि एक कंटेनर अपना है ये चीज़, ठीक है। ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है कंटेनर सबको
सबको कंटेनर दिख रहा है जी। अब इस कंटेनर में देखिए क्या चीज़ हम बता रहे हैं। इस कंटेनर में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन को तो सब जानते हो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन को तो सब जानते हो। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना सकता है, CO2 बना सकता है। मतलब पहले बता दिए इस, मतलब ये जो अपना थी है क्या कह रहे हैं कंटेनर, इस कंटेनर में कार्बन और ऑक्सीजन था, ठीक है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन एक बार जुड़ा और बना लिया CO2, ठीक है। और एक बार यही कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा और बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, दोनों अलग अलग गैस है, ठीक है। ये कार्बन मतलब ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लिया, और ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ रिएक्शन किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब बताओ कि यही दोनों रिएक्टेंट एक ही कंटेनर में रहते हुए, एक ही कंटेनर में रहते हुए दो अलग अलग रिएक्शन किया कि नहीं। तो जब ऐसा रिएक्शन हो जाए कहीं पर में, तो वैसे के लिए क्या हम सोचेंगे, वैसे रिएक्शंस के लिए क्या काइनेटिक्स सोचेंगे। जैसे कि मान लेते ये चीज़ तो था ही, लेकिन अगर हम दूसरा कोई कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में बता रहे हैं हम तुमको, इस कंटेनर में बता रहे हैं जैसे कि था उधर क्या था कार्बन, वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना ले रहा था, और कार्बन आधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना ले रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर में हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रख ले रहे हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रख ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रख ले रहे हैं। अब बताओ ये कौन कौन रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब जब एक साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना सकता है बताओ। एक तो H2O बना सकता है, और दूसरा क्या चीज़ कर सकता है, H2 और O2 जब रिएक्शन करवाएंगे दूसरा H2 और O2 बना सकता है, इसको कहते हैं पैरोक्साइड। H2O2 दूसरा कंपाउंड है, ये H2O पानी दूसरा कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन के आधा मोल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये H2O2 बना लेगा, ठीक है। ये भी बैलेंस करने का एक तरीका था, जिसमें सीधे से हम यहाँ पे आधा लिख दिए, ठीक है, आधा लिखे तो H2O बन चुका, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो यहाँ पर सेम टू सेम देख रहे हो कि मतलब मतलब एक ही कंटेनर में वही रिएक्टेंट जुड़ करके दो अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, दो अलग अलग रिएक्शन कर रहा है एक ही जगह पर में कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्शन में हम कैसे अथी करेंगे, मतलब सोचेंगे इसके काइनेटिक्स के बारे में। मतलब इसके हम अगर हमको बोल दिया कि बताओ कि जो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या होगा, या फिर बता हमसे पूछ लिया कि चल भाई इसका स्पीड बताओ रिएक्शन क्या होगा, तो इसमें स्पीड कैसे देखेंगे। अब हम अगर ये चीज़ देखो स्पीड, इसमें क्या है हमको अलग से सोचने का ज़रूरत है। इसमें अलग से सोचने का क्यों ज़रूरत है अभी वो बता रहे हैं। देखो ये H2 और O2 इस रिएक्शन में है ही, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस रिएक्शन के बारे में सोच करके और स्पीड देख लेते हैं कि हाइड्रोजन किस स्पीड से घट रहा है और ऑक्सीजन किस स्पीड से घट रहा है, तो बताओ तो कंटेनर में जिस स्पीड से घट रहा है वो पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। काहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ ऐसे रिएक्शन में जाके घट रहे होंगे और कुछ ऐसे रिएक्शन में जाके घट रहे होंगे। हम जब दोनों रिएक्शन को देखेंगे साथ में, देखेंगे दोनों में कितना कितना घट रहा है, तब ना पता चलेगा फाइनली कितना घट रहा है इस कंटेनर से, फाइनली हाइड्रोजन किस रेट से घट रहा है। तो उसको निकालने में दिक्कत होगा, तो उसको निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उसको निकालना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो ये सारा कुछ जो बताएं, एंड उसके बाद एक चीज़ और, वो क्या चीज़, तो अगर इसको जनरलाइज करना जाए, जैसे कि एक तो एग्जांपल ये हो गया अपना, दूसरा एग्जांपल ये हो गया H2O2 वाला, एंड तीसरा अगर जनरलाइज करने का बात किया जाए, जनरलाइज करने का मतलब कोई एक रिएक्टेंट है वो टूट रहा है K1 स्पीड से, एंड जिसका रेट कांस्टेंट K हो और B बना रहा है, और यही A टूट रहा है और C बना दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या दो रिएक्शन हो रहा है, कहने का मतलब पैरेलल रिएक्शन इसी को कह रहा है। देख लो ना एक साथ ए मतलब ए टूट के ए भी बना रहा है, और मतलब ए टूट के बी भी बना रहा है, और ए टूट को सी भी बना रहा है। पैरेलल रिएक्शन इसी को कह रहे हैं, पैरेलल रिएक्शन यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा हो। मतलब यहाँ पे मेनली ए टूट के और बी बना दे रहा है, और ए ही टूट करके सी भी बना रहा है। तो पैरेलल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं अब तो और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपना एक तो K1 स्पीड से, मतलब जिसका रेट कांस्टेंट K1 एक रिएक्शन हो रहा होगा, दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है अपना उसका रेट कांस्टेंट अपना K2 होगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट मतलब मान लिया करते हैं हम लोग जनरली, और उसको हम लोग देखेंगे। जब ऐसा रिएक्शन हो रहा है K1 K2 दो एक साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इसका जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा ना, ओवरऑल रेट कांस्टेंट वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछता है, गौर से देखो। ओवरऑल रेट कांस्टेंट इस पैरेलल रिएक्शन का क्या होगा, तो जोड़ दो दोनों को K1 प्लस K2। अब यहाँ पे K1 प्लस K2 ही क्यों हुआ, आगे जा करके हम लोग जब डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकालेंगे ना तब पता चलेगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरा रिएक्शन आपको हम दे दिए, जिस रिएक्शन में देखो हम एग्जांपल 4 दे रहे हैं, गौर से देखो, हम थोड़ा जगह कम है
तो गौर से देखो, ए है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक रिएक्शन K1 से B बन रहा है, K2 रेट कांस्टेंट से C बन रहा है, K3 रेट कांस्टेंट से आपका D बन रहा है। तो बताओ इसका कि फाइनल रेट कांस्टेंट क्या होगा, फाइनल रेट कांस्टेंट क्या होगा बताओ, तो फाइनल रेट कांस्टेंट क्या होगा बताओ प्यारे, K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसे ही होगा, ठीक है, K3। तो ऐसा अपना होगा। एंड हम लोग फाइनली इसका थोड़ा सा एक फार्मूला भी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड कुछ शुरुआत करते हैं डेरिवेशन का, ठीक है। इसके 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक क्या कर रहे हैं, फॉर पैरेलल रिएक्शन, किसी एक पैरेलल रिएक्शन मान रहे हैं, कोई जनरल पैरेलल रिएक्शन को, और उस पर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट जी, यहाँ पे अपना बोर्ड है। एंड इस बोर्ड में क्या हम लोग कर रहे थे, हम लोग एक जनरल पैरेलल रिएक्शन मान रहे थे और जनरल पैरेलल रिएक्शन पे डेरिवेशन करने वाले थे, ठीक है। तो अपने एक जनरल पैरेलल रिएक्शन मानते हैं। जनरल पैरेलल रिएक्शन कौन सा मान रहे हैं, एक ए है स्मॉल, मतलब जिसका जो कि ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। और वो रिएक्शन करके कोई हम जनरल मान रहे हैं ना, तो जनरल मान लेते हैं कि एम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, मतलब एम मोल ऑफ बी बन रहा है, ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके एम मोल ऑफ बी बना रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इसका रेट कांस्टेंट K1 मान ले रहे हैं, और इसको हम बोल देते हैं कि जो है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। इतना जान लो कि पैरेलल रिएक्शन हम लोग जो भी बात करेंगे तो पैरेलल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होने वाला 2-3 रिएक्शन होगा, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसा कि अभी हम बात किए यहाँ पर में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वही कार्बन जो है सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। तो दूगो जो अलग अलग, मतलब दूगो जो स्टेप ऑफ रिएक्शन हुआ ना, स्टेप ऑफ रिएक्शन, अलग अलग स्टेप ऑफ रिएक्शन, वो हम लोग जनरली जो भी रिएक्शन करेंगे अभी एंड एग्जाम में आएंगे, उसको हम जनरली कौन सा ऑर्डर मान के चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया है, ए मोल ऑफ ए का रिएक्शन करके बना रहा है एम मोल ऑफ बी। वैसे ही क्या बी मोल ऑफ किसका रिएक्शन करवा ले बताओ, किसका रिएक्शन करवा ले, चलो बी मोल ऑफ ए, किसी दूसरे का क्या कहाँ करवाना है, काहे कि यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम रहता है, प्रोडक्ट चेंज होता है, ठीक है। तो ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके एम मोल ऑफ बी बनाया, और बी मोल जब एक का टूटा, बी मोल एम का टूटा, तो वो बनाया क्या, एन मोल ऑफ सी बनाया, ठीक है। तो ये रिएक्शन में लिए हम लोग क्या सा माने, अच्छा हाँ, इसका एक चीज़ और मानना है ना, रेट कांस्टेंट K2, और इसको भी बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ बोलिए, हाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बी का, ये एन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मोल बोल रहे हैं इसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये सारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, हाँ हाँ, वो मोल बोल रहे हैं इसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। मेरे हम दो इक्वेशन मान लीजिए, पहला एंड ये दूसरा, ठीक है। जनरल इक्वेशन मान रहे हैं, इसीलिए इसको भी हम ए और बी अलग अलग कर दिए हैं। जनरल इक्वेशन मान के चलेंगे तब ना फार्मूला अपना रहेगा। बाद में अगर मान लेते हैं कि सीधे ए से आपका तोड़ के दे देता है बी और सी, तब तो ठीक है, आप बना लोगे रिएक्शन में। अगर यहाँ पे एक लेके दोनों में हम ए लेके ही चल देते तो, लेकिन अगर एक बार कह देता है कि ए का जो है सो 2 मोल टूट के बना रहा है, और कहीं कह देता है कि 3 मोल टूट के ए का ही बना रहा है यहाँ पे सी और डी, तब क्या करोगे। तो इस सब के लिए हम एक ही बार जनरल फार्मूला मान लेते हैं। जनरल में मान लिए क्या, ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ ए अलग अलग, ठीक है। बाद में अगर समान होगा तो दोनों ए और बी दोनों का वैल्यू एक हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, फार्मूला में खाली आएगा ए और बी अलग अलग। थोड़ा सा लेंदी फार्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से गौर से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेकर के चलते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है भैया, तो इक्वेशन 1 में था ए मोल ऑफ ए टूटा है और एम मोल ऑफ बी बनाया है। तो अब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या था, बताओ बताओ बताओ, वही लिखो फटाक से। -1 अपॉन ए डी कंसनट्रेशन ऑफ, बताओ क्या होगा यहाँ पे, बट्टा में डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी, ये होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, K1 रेट, देखो यार रेट K1 है इसका, K1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर में क्या होगा, यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन x का वैल्यू तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बताओ, x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, हाँ फर्स्ट है तो 1 हो जाएगा, क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग मानेंगे और इसको हम लोग आगे बहुत यूज़ करेंगे। देखो कौन सा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए और अपॉन डी टी, मतलब ए का जो अपना था, आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे ये चीज़, ये वाला अलग अलग वाला, तो उसमें आपको हम बताए होंगे एक रेट क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन,
और एक लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी, ये होगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट ए एक रिएक्शन कंपोनेंट है, रिएक्शन में भाग लेने वाला एक पार्टिसिपेंट। तो वही सिर्फ ये जो ए को हटा देंगे, मतलब ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर ऐड कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता था, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा देते थे तो वो क्या हो जाता था, रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। याद है, हाँ। तो उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट का ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी माइनस में। तब ये कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो ना भैया जी, गौर से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर है ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ और सिर्फ। जब इसका वैल्यू निकालना है तो बाकी क्या करेंगे, ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1A इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे। इसमें किसी को कोई तकलीफ़, इसमें किसी को कोई तकलीफ़, ये नहीं समझे, अरे प्यारे अभी गौर से देखो ये चीज़, अभी फिर गौर से देखना, फिर से बाद में नहीं बोला कि नहीं समझे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इरेज करो, एंड बाद में बोल भी सकते हो, क्या नहीं बोलोगे, नहीं समझोगे तो बोलोगे नहीं समझे। चलो ये देखो, अभी हम जिसको घसेंगे और जिसको घस चुके हैं, ये पीला वाला, ठीक है। देखो ये वाला जो है अपना, हमको इसका वैल्यू चाहिए, जिसको घस दिए अभी इसका वैल्यू चाहिए ना, निकालना है ना इसी का वैल्यू ना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इस ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा रे। इसका वैल्यू निकालने के लिए इस ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, वही मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, ठीक है प्यारे जी। तो वही निकाले हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं ए से, तो ए आके इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसमें अब किसी को कोई तकलीफ़, ये वैल्यू कैसे आया, इसमें कोई तकलीफ़ किसी को, नो तकलीफ़। अब देखो हम दूसरे रिएक्शन से ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, ठीक है। दूसरे रिएक्शन से भी ऐसा ही कुछ छोटा सा डेरिवेशन करना है। तो फ्रॉम रिएक्शन टू, किससे, फ्रॉम इक्वेशन टू, दूसरे इक्वेशन से। गौर से देखो सब लोग, इक्वेशन टू से फिर से ऐसा ही डेरिवेशन करो। तो क्या लिखोगे, मतलब डेरिवेशन क्या करना है, तो इक्वेशन लिखना है अपना, -1 अपॉन में बी इंटू में डी कंसनट्रेशन ऑफ बी ए, नहीं यहाँ पे बी थोड़े ना होगा, ए होगा ना, ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ रे बताओ रे बताओ, 1 अपॉन में एन डी कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डी टी, और इट इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर, एक्स होना चाहिए था लेकिन एक्स तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये भी अपना कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो फिर से हम निकालेंगे किसका वैल्यू, फिर से निकालेंगे माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का वैल्यू, ठीक है। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये बी जाके फिर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, K2 इंटू में बी और कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। और देखो हम दोनों जगह यही चीज़ क्यों निकाले, डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी दोनों जगह हम क्यों निकाले हैं, काहे कि अपना रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है सिर्फ ए ही तो है। देखिए ए ही तो टूट के बीओ बना रहा है, ए ही टूट के सीओ बना रहा है। गौर से देखो, यहाँ ए ही टूट के बी बना रहा है और ए ही टूट के क्या बना रहा है, सी बना रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ए का ही अपना मतलब देख रहे हैं कि ए किस रेट से टूट रहा है, ए किस रेट से घट रहा है, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इसीलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब ए किस स्पीड से किस रफ्तार से घट रहा है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना दो चीज़ निकल के आ गया है, दो इक्वेशन और अलग अलग से बन गया है। तो दोनों इक्वेशन तुम मान सकते हो, इक्वेशन अलग अलग इस दोनों को मान सकते हो, लेकिन हम लोग अच्छे मान ही लेते हैं। चलो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, इक्वेशन 1 को क्या किए हैं, इक्वेशन 1 कहने का मतलब हम लोग जो माने थे इक्वेशन 1 में ही हम लोग ये सब कुछ जानते थे, ये सारा कुछ जानते थे कि ऐसा होता है इक्वेशन 1 में। और जब ऐसा होता है तो इसी में से एक नया चीज़ अपना निकल के आ गया, क्या, डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का वैल्यू। इक्वेशन 2 में से ये निकल के आ गया डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का वैल्यू, ठीक है। और जब इसका आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट। नाउ नेट, अब नेट क्या, कौन सा नेट निकालने जा रहे हैं बताओ, नेट माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 को मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, तब ना नेट निकलेगा। डी कंसनट्रेशन ऑफ ए डी टी, कुछ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी तो है, कुछ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी तो है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे नेट निकालने के लिए, डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी यहाँ वाला और वहाँ वाला दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ,
इतना प्लस में माइनस में डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और क्या हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना रे। नेट कहने का मतलब हम लोग मेनली वैसे इक्वेशन अलग अलग से जोड़ कर क्या है, मतलब मेनली डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू है कुछ इतना है और कुछ इतना है, तो नेट जब निकालोगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा रे, बताओ। ए के वन प्लस में बी के टू, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आई थिंक नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से समझा देंगे, पहले लिखने दो, ठीक है। हाँ, इतना प्लस में क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी कुछ यहाँ पे है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी कुछ यहाँ पर में है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू इतना प्लस इतना, ठीक है। जो हम ऐसे जो लिख रहे थे तो पहले इतना प्लस इतना लिखते हैं, दोनों की जगह पे इसका और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उसी को हम अब मौखिक समझा दिए आपको कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी टोटल निकालने के लिए वो पहला वाला फिर बाद वाला दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन निकाला हुआ ये काहे कि दोनों में ये चीज़ था, इसीलिए एक ही स्टेप में कॉमन निकाल दिए, जो कि हम अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। बोलो तो निकाल दे, नहीं तो आगे बढ़े। समझ गए ये चीज़, किसको किसको समझ में आया। टोटल डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का वैल्यू इतना होगा, बताओ बताओ किसको किस, हाँ अलग अलग से निकाल देते, एक मिनट। डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला इक्वेशन थ्री का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, मतलब इक्वेशन 3 में जो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी का वैल्यू आया उसको, मतलब K1 A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, इसको और इसको जोड़ेंगे, किसको, K2 B इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, इसको दोनों को जोड़ेंगे तब तो टोटल निकलेगा। कि कुछ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेगा तो क्या करेगा, देखो दोनों में एगो चीज़ कॉमन है, कंसनट्रेशन ऑफ ए, तो उसको बाहर निकाल लो तो हो जाएगा K1 A प्लस K2 B इंटू में क्या, कंसनट्रेशन ऑफ ए। अब इसको क्या करो तुम, इसको गौर से देखो, हम किसको कह रहे हैं, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ एक अलग के मान लो, सीधे के से डिनोट कर दो इसको। तो जब इसको के मान लेगा तुम तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए। अब देखो ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज पे क्या चीज़ है, वहाँ पे आया हुआ क्या था अपना वो बताओ, या फिर उसी पे नहीं, चलो यहीं पे लिखते हैं हम लोग। क्या आया हुआ था अपना, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए, यही आया हुआ था अपना। देखो अब यहाँ के जो था किसको माने थे, किसको माने थे, K1 इंटू में ए प्लस K2 इंटू में बी, इसी को माने थे ना। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये जो आपका रिएक्शन दिख रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन आया है आपका जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। टोटल कंटेनर में जो था, कंटेनर में दोनों को जब जोड़ दिए थे हम लोग तब का है, मतलब दूगो जो इक्वेशन हो रहा था, ए से अपना बी भी बन रहा था और ए से अपना सी भी बन रहा था, तब का है। जो जब दोनों को जोड़ दिए, मतलब दोनों किस रफ्तार से अपना टूट रहा है, एक किस रफ्तार से टोटल टूट रहा है, वो है अपना, मतलब एक के टूटने का रफ्तार है, मतलब टोटल रेट ऑफ रिएक्शन यही है अपना जब टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट निकल गया, मतलब एक किस रफ्तार से घट रहा है, ये टोटल निकल चुका अपना, तो क्या मतलब ये जो के हुआ अपना के, यही तो ओवरऑल हो गया। ओवरऑल मतलब कि फाइनल के जो रेट कांस्टेंट होगा, फाइनल रेट कांस्टेंट हो गया। तो हम इसी को कहते हैं, ये जो के है अपना, ये के, इसी को हम लोग कहते हैं, जो वहाँ पे हम लोग निकाले थे, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ओवरऑल रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कौन सा आया, K1 A प्लस में K2 B, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हम लोग अगर रिएक्शन आपको देते हैं, कुछ रिएक्शन जो कि रिएक्शन पहले हम दे चुके थे, वही रिएक्शन हम फिर से देते हैं। बताओ अगर अपना कुछ रिएक्शन है A, 3A यहाँ से आपका टूट के बन गया है B, और बताओ कि यहीं से आपका टूट के बन जाता है दूसरे रिएक्शन में 4A, और यहाँ से टूट के बन गया C, और इसका K1 है, इसका K2 है। तो बताओ इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताओ इसका। ये क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन बोलेंगे इसको बताओ, अरे बताओ यहाँ K1 प्लस K2 नहीं होगा प्यारे। अब देखो ये चीज़ होना चाहिए, यही चीज़ के लिए हम वहाँ पे आपको बता दिए थे, तो आपका K1 प्लस K2 प्लस K3 आया था। लेकिन यहाँ पे गौर से देखो ये किस चीज़ का आया, जब रिएक्शन आपका था A मोल ऑफ A टूट के कुछ बना रहा था M मोल ऑफ C, और यहाँ पे रिएक्शन क्या था, दूसरा वाला था B मोल ऑफ A, यहाँ से टूट के बन रहा था N मोल ऑफ C, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, ठीक है। ये रिएक्शन था, ठीक है।
मतलब कि ए मोल ऑफ जब ए टूट रहा था और बी मोल ऑफ जब ए टूट रहा था तो क्या था, इसमें K1 को और ए को मल्टीप्लाई किया और यहाँ वाले K2 को और यहाँ वाले बी को मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ वाले K1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ वाले K2 को यहाँ वाले 4 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकलेगा। मतलब ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या निकल के आएगा बताओ। और यहाँ पे K1 3K1 प्लस में 4K2, 3K1 प्लस 4K2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बताओ, उसको बनाओ फटाक से, ये चीज़ बनना चाहिए सबसे, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी जो देंगे वो सबसे बनना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है 2 मोल ऑफ ए टूट के बना रहा है 4 मोल ऑफ बी और 6 मोल ऑफ ए टूट के बना रहा है आपका x मोल ऑफ बी। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा फाइनल के ओवरऑल रेट कांस्टेंट बता रहे। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा 2K1 प्लस में 6K2 ये निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही सबको ये चीज़ निकालने आ जाना चाहिए। जब पैरेलल रिएक्शन होगा तो पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे ही एक और रिएक्शन हम स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसा अभी पैरेलल रिएक्शन पढ़े ना वैसे हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ेंगे स्पेशल रिएक्शन, तो उसमें थोड़ा सा अलग आता है। इसलिए अभी यहाँ पे याद कर लो पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाता है। ये एक याद रखने का तरीका थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो जो निकल के आया अपना टोटल रेट कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब जो अपना फाइनल रेट कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू निकल के आया K बराबर में क्या था K1A प्लस में K2B। ये जो निकल के आया वो चीज़ जो है अपना बताओ ये चीज़ क्या है। इसको गौर से देखो और इसमें देखो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, किस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वही यहाँ पे देखो अपना अथी में होगा नोटिंग पॉइंट में, नोटिंग पॉइंट देखो, हाँ जी, यहाँ पे देखो द ओवरऑल रेट कांस्टेंट, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट मतलब इस K का वैल्यू बात कर रहा है। द ओवरऑल रेट कांस्टेंट गौर से देखना, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब यहाँ ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा ना भैया। ये नोटिंग पॉइंट है, आपको कहीं भी पूछ सकता है कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट पैरेलल रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है या नहीं। ये अगर हम भी अगर बनाएंगे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स वाला जो पूछता है उस ट्रू फॉल्स वाला पूछ करके हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनाएंगे बताओ तो। क्वेश्चन हम ये बनाएंगे कि पैरेलल रिएक्शन में ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है या नहीं। आप बताइएगा कि करता है, काहे कि यहाँ डिपेंड कर रहा है K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू बी। यहाँ ए और बी जो है अपना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, किसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है ये भी गौर करना है, ठीक है। देखो यहाँ ए और बी जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का है तो सिर्फ ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, एम और एन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना रे। उसके बाद देखो क्या लिखा, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट मतलब कि निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद के प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है और केवल किसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, और पूछते ही रहेंगे आपसे, हम नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं जब इस क्लास का रिवीजन करेंगे तो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ का, अपने इस पैरेलल रिएक्शन का, ठीक है। इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। क्या इस नोटिंग पॉइंट को समझने में किसी और को तकलीफ बताओ, इस नोटिंग पॉइंट को समझने में किसी को तकलीफ? शिवम क्लियर है? ओके देखो यहाँ पे अगेन, अब क्या आ गया अगेन, अब क्या चीज़ हमको क्या करना है, तो देखो अब क्या करना, हाँ अब क्या करना है गौर से देखो। अब मेनली हम लोगों को एक चीज़ और समझना है। देखो हम लोग जो स्टोइचियोमेट्रिक जो निकाले थे इससे पहले एक इक्वेशन नंबर 3 ये इसको माने थे ना, इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लिए थे। चलो इसके ऊपर वाला इक्वेशन को देखो, ये वाला इक्वेशन को देखो, जिस इक्वेशन को अभी हम घसेंगे, किससे घसे, इतना तक घसा हुआ है। चलो देखो हम एक नया पेन लेते हैं और इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में देखो 1/m डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt किसके बराबर है, K1 इंटू में डी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 इसके बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखने वाले वही क्या था अपना बताओ, क्या था वहाँ पे क्या था रे, 1/m उसको हम 1/m डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में dt इज इक्वल्स टू क्या था, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A, यही था ना। हाँ ये था, बस 1 मतलब तो यही हो गया ना। अगर ये था तो मतलब क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी क्या आ गया बताओ, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी क्या आ गया,
K1 इंटू में M इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये आया कि नहीं बताओ। मतलब हम क्या चीज़ का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, देखो अभी अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ बी का मतलब बी का रेट निकालने जा रहे हैं, बी किस रेट से बन रहा है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले क्या निकाले थे यहाँ पर, में यहाँ पे क्या निकाले थे बताओ, गौर से देखो इस चीज़ को, जिसको भी घस रहे हैं, ये किस चीज़ का निकाले थे रेट, मतलब ए किस रेट से घट रहा है। अब क्या चीज़ निकालने जा रहे हैं, बी किस रेट से बन रहा है, उसके बाद निकालेंगे अभी तुरंत निकालेंगे सी किस रेट से, हाँ सबका निकालेंगे ना, सबका निकालेंगे ना। अब निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, 1 अपॉन में एन डी कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डी टी, ये किसके बराबर आया था, K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए। अब ये किसको किसको याद है, कहाँ पे आया था, याद है किसी को, ये जो लाइन अभी लिखे हैं कहाँ से लिखे होंगे, किसी को याद है ये लाइन देखो, हाँ हाँ जी, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो ये और ये दोनों बराबर था, ये और ये दोनों बराबर था, इसी को हम वहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 1 अपॉन ए डी कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी वाला, ठीक है, तो उसी को लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो अपना है टोटल, तब यहाँ से फिर निकालो डी कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, मतलब सी किस रेट से बन रहा है, तो सी के बनने का रेट क्या हो जाएगा, K2 एन और कंसनट्रेशन ऑफ ए, हाँ ये हो गया। अब इस दोनों का बहुत यूज़ करने वाले, इस दोनों इक्वेशन का हम लोग बहुत नहीं यूज़ करेंगे, एक जगह और इसको हम पूछेंगे क्या आया था, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ प्रोडक्ट साइड का है, इसीलिए तो यह निकाल रहे हैं, आप इसको सोच पा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो इसको हम लोग क्या यहाँ पर से कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला भी इंपॉर्टेंट था नोटिंग पॉइंट, और अभी एक दो और नोटिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। वो सारा का सारा नोटिंग पॉइंट पहले तो समझ ले रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन फाइनल डेरिवेशन आज होगा कि नहीं वो देखते हैं, डेरिवेशन कहाँ तक हो पाता है, ठीक है। तो फिर फाइनल डेरिवेशन नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, अभी पहले ये सब देखो, नोटिंग पॉइंट सब देखते जाओ। एक और नोटिंग पॉइंट आपके सामने आने वाला है, तो देखो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को 5 नंबर इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं 6 नंबर इक्वेशन, ठीक है। 5 नंबर इक्वेशन और 6 नंबर इक्वेशन, इसको मान इसीलिए रखा कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, इसको दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करो, बाय डिवाइडिंग, मतलब इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ। अच्छा पहले इक्वेशन 5 को डिवाइड करें कि इक्वेशन 6 को, अच्छा हाँ चलो इक्वेशन 5/6 ही करते हैं, तो जब करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी, डी कंसनट्रेशन ऑफ सी, हम शॉर्टकट में डेरिवेशन डिवाइड कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा वो कट के उतना आएगा कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा K1M और बट्टा में यहाँ हो जाएगा K2N, ये बताओ किसका किसका आया, आ गया सबका जी। वो कट, ये देखो डी टी कट जाएगा, बाकी इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए कट जाएगा, ठीक है। तहसीन प्रिंस तहसीन सब ठीक है ये चीज़ जी। तो अब देखो जब इतना आ गया अपना, तो इसमें गौर करो, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और डेरिवेशन करेंगे। देखो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी को इधर छोड़ देंगे और डी कंसंट्रेशन ऑफ सी को उधर भेज देंगे, K2 इधर M ले लो, MK1 बट्टा में NK2, ठीक है। इसको ले गए अच्छा यहाँ पे तो B है ना प्यारे, यहाँ तो B है ना जी, तो यहाँ B है और यहाँ पे इधर जाकर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब बताओ ये सारा का सारा कांस्टेंट है, और डी कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ बी और डी कंसंट्रेशन ऑफ सी भी खाली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको और इसको, इसका इंटीग्रेशन 0 से कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टी टाइम तक करेंगे, एंड यहाँ पे 0 से कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी तक करें। सीधे कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखो ना, टी भी नहीं लिखेंगे तो चलेंगे, जो यहाँ पे लिखे हैं हम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ 0 से सी तक और 0 से बी तक यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन कैसा है बताओ, ये बिल्कुल इंटीग्रेशन वैसा ही है जिसमें हम इंटीग्रेशन बताए थे डी टी का, अगर 0 से टी तक करना है तो क्या लिखेंगे, t-0 लिखेंगे, तो वैसा ही इंटीग्रेशन है, तो कर दो वैसा ही इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस में 0 और बराबर में क्या हो जाएगा n, यहाँ n थोड़े ना, पहले ऊपर में m है ना, MK1 बट्टा में NK2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C माइनस में 0, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर में क्या आ गया देखो, MK1 बट्टा में NK2 इज इक्वल्स टू अच्छा यहाँ इज इक्वल्स टू का हम दे रहे इनटू में ना, इनटू में यहाँ NK2 इनटू में क्या कंसंट्रेशन ऑफ C, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, फिर इस C को उठा के बराबर किधर ले आओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, MK1 बट्टा में NK2। अरे ये क्या आया, गौर से देखो, देखो बहुत बड़ा चीज़ आ चुका है ये चीज़,
ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ आ गया, क्या आ चुका है उसको गौर करना है बस। ये देखो, ये जो आपका रेशियो आया ना, ये जो अनुपात आया है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये अनुपात हम कैसे याद रखेंगे और क्यों याद रखेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, या यहीं पे देखो। देखो अपना रिएक्शन क्या था, अपना रिएक्शन क्या था, इसको ज़रा सा हिंट को हटाओ। अपना रिएक्शन क्या था, रिएक्शन लिखते हैं। अपना रिएक्शन था ए, जब ए मोल ऑफ ए टूट करके बना रहा था एम मोल ऑफ बी, और यही इसका जब बी मोल ऑफ बी टूट रहा था तो बना रहा था एन मोल ऑफ सी। ठीक है, तो टी टाइम के बाद, मतलब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो, मतलब बी बट्टा में सी, बी बट्टा में सी, देखो वही लिखा हुआ बी बट्टा में सी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या आ जा रहा था, एम के वन इंटू में एन के टू। देखो क्या आया, गौर करो, एम के वन बट्टा में एन के टू। गौर किया, सब लोगों को समझ में आया क्या रेशियो आया है। मतलब ऐसा ही अगर आपका कोई रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दे देता है, एग्जाम्पल में कि देखो बउआ 3 मोल ऑफ ए टूट के बन रहा है 6 मोल ऑफ बी, और यहाँ पे इसका रिएक्शन कांस्टेंट K1 है, और यहाँ पे दे देता है कि 6 मोल ऑफ ए टूट के तुम्हारा K2 जब इसका रेट कांस्टेंट हो तो 2 मोल ऑफ सी बना रहा है। आप हमको ये बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ बी बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या आएगा, ये पूछ लेगा और बताएगा के इक्विलिब्रियम बताओ, मतलब ओवरऑल के कितना आएगा। तो बताओ रे जल्दी से, ओवरऑल के कितने आएगा, ओवरऑल के कितने आएगा, ओवरऑल, हाँ 3K1 + 6K2, एकदम वेरी गुड। लेकिन अब ये बताओ कंसंट्रेशन ऑफ बी बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी कितने आएगा, यहाँ भी तुरंत डेरिवेशन की है। हाँ 6K1 बट्टा देखो यहाँ बट्टा है, इस रेशियो है, बट्टा में 2K2। ये समझ में आया प्रिंस तहसीन, ये समझ में आया सबको जी। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। इसको ये फॉर्मूला देखो, हम लोग जितना क्वेश्चन बनाएंगे पैरेलल रिएक्शन पे, ये आपको रेशियो कैसे न कैसे निकालना ही पड़ेगा, ये के इक्विलिब्रियम निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सबको हम एग्जांपल दे दे के आपको बनवा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो नोटिंग पॉइंट, कुछ नोटिंग पॉइंट आया है। इस नोटिंग पॉइंट को हम पढ़ने से पहले कुछ लिखते हैं जो अभी निकाल के लाए हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बी बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ सी कितने लाए हैं बताओ रे, MK1 बट्टा में NK2, यही तो लाए हैं जी, ये लाए हैं अभी। तो अभी जो ये डेरिवेशन करके हम लोग लाए हैं, इस पे हम लोग कुछ नोटिंग पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, गौर से देखो, नोटिंग पॉइंट गौर से देखिए। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब बी बट्टा में सी, मतलब बी का कंसंट्रेशन बट्टा में सी का कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट का रेशियो है ना, ये बी और सी प्रोडक्ट था ना, बी और सी प्रोडक्ट था ना प्यारे। तो बी का कंसंट्रेशन बट्टा में सी का कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का अनुपात। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अनुपात क्या है भैया, इज डिपेंडेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। एम और एन किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट का था। याद करिए रिएक्शन क्या था, ए टूट करके एम बी बना रहा था, और ए मतलब यहाँ पे बी ए टूट करके एन सी बना रहा था, मतलब एम और एन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ क्या नहीं प्यारे करने लगते हो, एम और एन पे डिपेंड कर रहा है। देखो अनुपात किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और एन पे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है प्यारे। ठीक है, एंड क्या लिख रहा है देखो गौर से, एंड इंडिपेंडेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसमें रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं पे है क्या, ए और बी कहीं है क्या इस इक्वेशन में, इस रेशियो में कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी के अनुपात के में इक्वेशन में कहीं पे ए और बी है, ए और बी नहीं है, मतलब क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। पहला नोट खत्म, पहला नोट क्लियर। पहला नोटिंग में क्या था, पहला नोटिंग पॉइंट में था जब हम लोग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अनुपात निकालेंगे तो वो जो अनुपात आएगा ना, तो वो अनुपात डिपेंड करेगा किस पे, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पे, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। हाँ, और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि करेगा जी, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अब हम पूछेंगे क्वेश्चन, आपको जवाब देना है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जवाब देना है। ठीक है, ये दूसरा नोटिंग पॉइंट समझते हैं, इससे पहले क्वेश्चन ये है, गौर से सुनिएगा, हम क्वेश्चन उलझा सकते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है कि अपना क्या है, एक
ये रेशियो है, रेशियो दिया हुआ किसका रेशियो है, प्रोडक्ट का रेशियो है। तो प्रोडक्ट का रेशियो अपना डिपेंड करेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जी गलत है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। किसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है? रेशियो, हाँ प्रोडक्ट के। और यहीं पे अगर हम बोल देते हैं, यहाँ रेशियो नहीं बोलते, यहाँ बोलते कि ओवरऑल के इक्विवेलेंट। ओवरऑल के जो है किस पे डिपेंड करता है? ओवरऑल के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना, बताओ तो। ओवरऑल के जो है किस पे डिपेंड करता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के। जब गौर से देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। अभी बोल रहे थे ना हम तुमको फंसाने वाले हैं, तुम लोग फंस गए, आप इजीली फंस गए रे। हम बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं तुम लोग को एकदम आसानी से समझो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल के किस पे डिपेंड करता है? आवाज़ जा रहा है शिवम जी? आप नेटवर्क एरिया में जाइए प्यारे। ओवरऑल रेट कांस्टेंट अपना रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, लेकिन रेशियो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। जी ठीक, हाँ प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तहसीन समझ में आया सारा कुछ? जी, इसको बहुत अच्छे से एकदम से याद रखोगे और बोलोगे तो और अच्छे से याद होगा, ठीक है। इसीलिए तुरंत तुरंत जवाब दो। एंड देखो नेक्स्ट अपना जो नोटिंग पॉइंट है उसको समझो, क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या? ये वाला जो रेशियो अपना लाए हैं, ये जो रेशियो लाए हैं बी का अपान, मतलब बी का कंसंट्रेशन अपॉन में सी का कंसंट्रेशन, ये जो रेशियो लाए हैं, ये रेशियो जो है रिमेंस कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये मतलब फिक्स रहेगा। मतलब क्या कहते थे, ये जो अनुपात है ना, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये चीज़ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है टाइम से, मतलब टाइम से मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो कहीं पे इस इक्वेशन में टी लिखा हुआ है, टी लिखता है तब ना इसका मतलब होता है। मतलब अपना जो रेशियो आएगा, प्रोडक्ट का रेशियो जो आएगा, ये टाइम से इसको कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। टाइम से इसको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये मतलब अपना टोटल का टोटल दोनों नोटिंग पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? दोनों नोटिंग पॉइंट क्लियर हो गया तो अगेन कुछ और निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन कुछ और निकालते हैं, गौर से देखो अब क्या निकालेंगे हम लोग। अगेन में अब क्या निकालेंगे? अब देखो निकालने को बच गया क्या चीज़, जैसे अपना कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन सी आ गया ना। तो अब बताओ हम अगर बोलेंगे कितने परसेंट बी का है, परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं बी का, परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट PRODUCT। अब देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है अपना, प्रोडक्ट में कौन कौन चीज़ बन के जा रहा है? बी और सी बन रहा है। मतलब एक कंटेनर में अगर प्रोडक्ट को रख रहे हैं तो कौन कौन चीज़ रखेंगे? बी को और सी को रखेंगे, इसी को रखेंगे ना रे। मतलब बी के कंसंट्रेशन को और सी के कंसंट्रेशन को हम लोग स्टोर करेंगे। मतलब अपना अगर हम बोलेंगे कि अपना जो प्रोडक्ट का वाला जो कंटेनर है ना, तो इस प्रोडक्ट वाले कंटेनर में बताओ तो बी का कितने परसेंट है। तो बी का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? बी का अब बट्टा में बी का कंसंट्रेशन बट्टा में टोटल कंसंट्रेशन, ऐसे ही ना निकालते हैं रे प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं। मतलब अगर बी का निकालने जा रहे हैं परसेंटेज तो बी कितने हैं ऊपर में रख लो, बट्टा में टोटल कितने है, टोटल कंसंट्रेशन मतलब बी का कंसंट्रेशन प्लस सी का कंसंट्रेशन गुने में 100। ये अपना निकालते हैं कैसे? ये इसी से निकालते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है। अब बताओ अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कितना निकल के आएगा? तो बी का कंसंट्रेशन बट्टा में सी का कंसंट्रेशन का वैल्यू हमको पता है। अगर यहीं पे बोलता है बी का कंसंट्रेशन बट्टा में सी का कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ तो इसका तो वैल्यू पता है अरे सबको, क्या होगा? MK1 बट्टा में NK2। हाँ बस अब इसको हम लोग यहाँ पे कुछ पुटिंग वुटिंग करके इसको हम लोग थोड़ा सा निकालने वाले हैं। चलो निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर क्या हो गया बताओ रे? कंसंट्रेशन ऑफ बी सी को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर आ गया अपना MK1 बट्टा में NK2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, बी के कंसंट्रेशन को पुट कर दो MK1 बट्टा में क्या NK2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सी, बट्टा में क्या टोटल बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ बी के जगह पे फिर से पुट कर दो भाई, बी के जगह पे पुट कर दो क्या? बी के जगह पे पुट कर दो MK1 बट्टा में NK2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सी, और उसके बाद फिर इधर क्या हो जाएगा? प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सी निकल के कट जाएगा कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ सी कॉमन निकल के कट जाएगा, ये सबको पता है। और जब कंसंट्रेशन ऑफ सी कॉमन निकल के कट जाएगा तो ऊपर में बच गया MK1 और बट्टा में
ये वाला जो नीचे में K2 है ना, इसको नीचे में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में MK1 बट्टा में NK2 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे NK2 से। यहाँ तो 1 ही बचता ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आया हम क्या किए हैं, इसको नीचे वाला दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, वही चीज़ तो था। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ कुछ कटेगा, क्या कुछ कटेगा प्यारे, बताओ। ये जो NK2 था और ये NK2 ख़त्म होगा, ये ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया रे। हाँ, ये गुने में 100 का है, छोड़ दिए, गुने में 100 लेके चलना है, गुने में 100 लेके चलना। अब जब यहाँ से बराबर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से बराबर में आ गया अपना MK1 बट्टा में NK2 बट्टा में MK1 प्लस में NK2 गुने में 100। ये चीज़ समझ में आया, कितना आया है, कैसे आया। इसमें किसी को कोई तकलीफ़ बताओ, इसमें किसी को कोई तकलीफ़। अच्छा, इस स्टेप के बाद हम लोग कैसे किए, यही ना। इस स्टेप के बाद जो ये अपना था, जैसे कि A बट्टा में B, मतलब यहाँ A बट्टा में B बट्टा में K बट्टा में P प्लस में C, ऐसा है, ठीक है। तब ये जो A बट्टा में B है ना, A बट्टा में B को तो रहने ही देते हैं, तो B से मल्टीप्लाई कर दे रहे दोनों में, नीचा वाला में, ठीक है। ये किए हैं, ये अब कैसे क्यों किए हैं ये भी आपको समझाते हैं अभी हम, ठीक है। तो यह तो दूसरा कुछ आ गया। चलो हम अब यहीं पे अब टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ये जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, उसको समझाते हैं वो कैलकुलेशन कैसे किए हैं। वो कैलकुलेशन हम लोग क्या लिखे हुए थे, कंसंट्रेशन ऑफ, सेम टू सेम वही कैलकुलेशन करते हैं। देखो वही कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। MK1 बट्टा में NK2 अपॉन में था क्या, MK1 बट्टा में NK2 प्लस में 1। देखो ये चीज़ था कि नहीं, अपना गुने में 100 परसेंटेज B निकाल रहे थे। देखो ये चीज़ था, ये C ख़त्म हो रहा था, ये C सब ख़त्म होके बचता वही ना रे, बचता वही ना, बताओ प्यारे सब लोग, देख लो गौर से जी। ये सब कुछ C जब कट जाता तो C के कटने के बाद टोटल इतना बचता है, ठीक है, जितना भी हम लिखे हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे नीचे में LCM लीजिएगा, तो नीचे में LCM लीजिए। ये एक तरीका है नीचे में LCM लेने वाला। उसके बाद हम समझाते हैं हम जो कौन सा तरीका अपनाए थे, हम कौन सा तरीका लगाए थे वो बताते हैं आपको। NK2 अपॉन में क्या, नीचे में LCM लेगा तो क्या हो जाएगा, NK2 इंटू में यहाँ पर ऊपर में MK1 और प्लस में क्या हो जाएगा, NK2 हो जाएगा, और गुने में 100। यही करता तुम लोग। इसके बाद क्या होगा बताओ, हाँ NK2 से NK2 कट गया, काहे कि अब जब हम लोग क्या करेंगे MK1 बट्टा में NK2, और जब इसको पलटेंगे तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में NK2 चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, MK1 प्लस में NK2 और गुने में क्या 100, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों तो चला गया तेल लेने, ठीक है, तो बचा क्या, MK1 और बट्टा में MK1 प्लस में NK2 और गुने में 100। देखो हम तो यही लेके आए थे, गौर से देखो यहाँ पे भी MK1 बट्टा में MK1 प्लस NK2 इंटू में 100। हम क्या किए जो इतना जल्दी हो गया, एंड ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंस था, इसमें डिफरेंस ये था ना कि MK1 बट्टा में NK2 है ना, इसका मतलब NK2 जो है इस टोटल में मल्टीप्लाई होना चाहिए, NK2 टोटल में मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब A बट्टा में B बट्टा में C बट्टा में D है ना, इसका क्या मतलब है पता है, A बट्टा में हो गया B गुने में C, B गुने में C बट्टा में D, इसका ये मतलब हुआ। ये चीज़ सबको समझ में आता है, ये इसका मतलब ये होता है, ये सबको समझ में आता है प्यारे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये जो B है ना, B को इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो BC मल्टीप्लाई हो कैसे ही होगा ना, BC बट्टा में D, ठीक है प्यारे, वही चीज़ है ये चीज़। और वैसे ही हम किए थे, उस स्टेप से हम लोग का तुरंत आ गया था। एंड यहाँ पे ऐसे तो अगर नीचे वाला कैल्शियम लेकर के इतना टाइम लगाओ करने में तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज़ जी, हो गया अपना टोटल का टोटल क्लियर। एंड ये चीज़ अपना आप लोग निकाल लोगे, ये परसेंटेज। चलो हम लोग 2-3 चीज़ और निकाल ही लेते हैं। तो ये परसेंटेज B निकला, परसेंटेज B निकल के इतना आया। एंड ये परसेंटेज B निकाल के इसको हम ऐसे याद रखेंगे, रे रटेंगे नहीं। देखो गौर से हम बताते हैं कैसे याद रखना है इसको। आपको जब ये बोले परसेंटेज B निकाल के दिखाओ इन प्रोडक्ट, परसेंट B इन प्रोडक्ट, तो क्या कहोगे, परसेंट B इन प्रोडक्ट निकालना है ना। तो प्रोडक्ट में कौन कौन चीज़ था रे, याद करो, B और C। याद कैसे करना वो बता रहे हैं। प्रोडक्ट में 2 चीज़ था, B और C। तो अगर B का परसेंटेज निकालना है तो B वाला ऊपर में जाएगा, और कौन कौन चीज़ था, B था और C था, ठीक है, और गुने में 100।
ये अपना परसेंटेज निकल के आएगा। लेकिन हमको अगर निकालना है ऐसे, तो बी बट्टा में सी का तो अनुपात अपना पता था, बी बट्टा सी का अनुपात MK1 बट्टा में NK2 था। तो सीधे सीधे देख लो, जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ पे MK1 रख दो, मतलब बी के देखो, बी के ऊपर में क्या है MK1, सी के नीचे में क्या है NK2। तो जहाँ जहाँ बी दिखा तुमको MK1 रख दो, MK1 बट्टा में MK1 और प्लस में NK2। NK2 का है सी के जगह पे NK2 बोले रखने के लिए, रख दो गुने में 100। देखो यही चीज़ डेरिवेशन करके हम लोग लाए हैं, यही चीज़ डेरिवेशन करके लाए हैं, MK1 NK2 आया ना, देख रहे हो प्यारे। तो ये याद करने का तरीका है आपको, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, ऐसे। हाँ, तो शॉर्टकट ऐसे याद रखना है, ठीक है। एंड परसेंटेज वो हम तुम लोग को डेरिवेशन करके बताए, बोलते कैसे बता दिए सर, तो वो डेरिवेशन जरूरी है जानना आपको, ठीक है। एंड देखो सी निकालना है अगर प्रोडक्ट में, तो कैसे निकालोगे, सी का कंसंट्रेशन बट्टा में बी का कंसंट्रेशन प्लस में सी का कंसंट्रेशन, ये होगा गुने में 100। अब इसको जब करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में NK2 बट्टा में MK1 प्लस में NK2 गुने में 100 हो गया। समझ में आया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं ना जी। ये चीज़ अपना निकल के आ गया। ऐसे ही यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितने हो जाता बताओ, तो सिर्फ इतना हो जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सिर्फ इतना, मतलब सिर्फ इतना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ये पूछ देता आपको सी का क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, इतना हो जाता सी का मोल फ्रैक्शन। हाँ हाँ, तब 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। परसेंटेज फ्रैक्शन में जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। जी, तो वही फार्मूला के लिख भी देते हैं हम लोग, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन वाला लिख देते हैं जो भी आपको बताया हम। हाँ बोलो ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या निकलेगा, रिएक्टेंट में तो सिर्फ एक ही है, तो उसमें परसेंटेज क्या निकलेगा, रिएक्टेंट में तो ए ही है ना। अब बोलेगा कि ए का कितना परसेंट है ए में, तो ए तो सिर्फ ए ही है, तो उसमें नहीं निकलेगा, 2-3 रहता है तब ना परसेंटेज निकालते हैं। अब तुम बोलेगा कि सिर्फ मैथ का मैथ का एग्ज़ाम दिए हैं, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें से 60 नंबर आया हमको। अब तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, बोला कितने परसेंट मार्क्स आया, वो भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तब बताओ कितने आया रे। उसमें तुम परसेंटेज निकालने जाएगा कि निकला हुआ तुम्हारा 60%, बताओ प्यारे जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ सी, मतलब यही हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। मतलब ऊपर में क्या MK1 बट्टा में MK1 प्लस में NK2, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। यहीं पे अगर बोलता आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन सी में निकालो, तो क्या हो जाता है, सी का कंसंट्रेशन बट्टा में बी का कंसंट्रेशन प्लस में सी का कंसंट्रेशन, ये कितना आ जाता, NK2 बट्टा में MK1 प्लस में NK2, ठीक है, ये निकल के आ जाता। टोटल का टोटल अपना जो भी था, ये छोटा मोटा डेरिवेशन टाइप वो कर लिए। मेनली निकालना क्या बचा अपना, मेनली निकालना ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है अभी, देखो जो टॉपिक हम घस रहे हैं, अब हटाएंगे यहाँ से, पेन मिट जाएगा। वही चीज़ कैलकुलेशन ऑफ बी और कैलकुलेशन ऑफ सी और टी, मतलब टोटल अपना जो रिएक्शन किए ना, ए से रिएक्शन करके बी और सी जो बनाए हैं, तो बी और सी जो बनाए हैं, तो टी टाइम के बाद ए का क्या कंसंट्रेशन होगा, टी टाइम के बाद बी का क्या कंसंट्रेशन होगा, टी टाइम के बाद सी का क्या कंसंट्रेशन होगा, उसका फॉर्मूला निकालना बाकी, समझे। हाँ, इसमें टाइम का खेला होगा, अभी तक टाइम का खेला नहीं हुआ ना, अब टाइम का खेला होगा। मतलब 10 मिनट बाद कितना ए बचा हुआ है, 10 मिनट बाद बी कितना बना, 10 मिनट बाद सी कितना बना, ये सब निकालना तो हम अपना आना चाहिए। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है जेई में इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसी में 4-5 चीज़ निकालेंगे आज के क्वेश्चन को भी रिलेट करके, ठीक है। आज के क्वेश्चन से भी, आज जो टॉपिक पढ़े इस टॉपिक से भी वो क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ है मेनली, आज ही हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत देर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं, और क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को बना के भेजोगे, पहले हम इसका डेरिवेशन करवा देंगे तब, तो AT BT और CT डेरिवेशन करवा देंगे तब, तो वो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन आज आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, हाँ शाम में, जी शाम में।